हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 17 दिसंबर 2021, दिन शुक्रवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। देखिए, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भोपाल पहुंचा वरुण सिंह का पार्थिव शरीर और आज शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये वरुण सिंह वही है शौर्य चक्र सम्मानित जो CDS बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हो गए थे और 7-8 दिन से इनका इलाज चल रहा था, लेकिन आखिरकार ये भी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आज इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। हम सब की तरफ से अंतिम श्रद्धांजलि और सैल्यूट देश के इस वीर सपूत योद्धा को। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को साल 2031 तक बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने की योजना है। सरकार का एक प्लान है। वहीं देखिए, गवर्नमेंट आधार कार्ड को वोटर ID कार्ड से भी जोड़ेगी। इससे फर्जी वोटिंग रोकने में मदद मिलेगी। और एक डेटा के मुताबिक केंद्र और राज्य की 700 योजनाओं से आधार कार्ड जुड़ चुका है। 99% तक वयस्क आबादी का नामांकन भी आधार कार्ड से हो चुका है। वहीं देखिए, शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि हमें अपनी खेती को केमिस्ट्री की लैब से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के संबंध में एक शिखर सम्मेलन संबोधित किया और इसी दौरान किसान भाई लोगों की आय बढ़ाने के कुछ कदम उठाने की सरकार की पहल के बारे में भी बताया। वहीं आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महापौर सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम के दौरान 100 शहरों के मेयर भी काशी पहुंच रहे हैं। वहीं कल उत्तर प्रदेश को देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का भी उपहार मिलेगा। PM नरेंद्र मोदी कल 18 दिसंबर को इसका शिलान्यास करेंगे और यूपी के 12 जिलों से ये गंगा एक्सप्रेसवे गुजरेगा। वह देखिए, 50वें विजय दिवस के मौके पर मुक्ति युद्ध के योद्धाओं को श्रद्धांजलि भी दी। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में कुछ रंगारंग कार्यक्रम हुआ। इसकी कुछ वीडियो और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विजय दिवस के मौके पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। PM मोदी ने कहा कि हमने मिलकर लड़ाई लड़ी और जीत मिली। 1971 युद्ध के शहीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। आपको बता दूं, 1971 में जब वार हुई थी ना, तब कुछ ऐसे शब्द एक पत्र में लिख करके भेजे थे पाकिस्तान को। उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया था। भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में और उस युद्ध में भारतीय वायुसेना की ताकत से भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। कुछ विमानों के जरिए जंग जीती थी। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं उस जमाने की। इस विजय दिवस के मौके पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने वाली 4 मसाले दिल्ली पहुंचाई गई। मोदी ने उनकी ज्वाला अमर जवान ज्योति में समाहित की। तो इस तरह से रहा कुछ यूं कार्यक्रम। वहीं देखिए, गृह मंत्री अमित शाह 18 और 19 दिसंबर को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। 2 दिन का महाराष्ट्र दौरे का कार्यक्रम रहेगा उनका। वहीं देखिए, एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ कि दिल्ली के 76% माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं और उनका भी ये कहना है कि जब ओमिक्रॉन के मामले बढ़ जाए तभी स्कूलों को बंद करने चाहिए। वहीं देखिए, नए CDS की नियुक्ति तक पुरानी व्यवस्थाएं ही लागू रहेगी। जनरल नरवणे को CSC के चेयरमैन का प्रभार दिया गया। वहीं भारत समुद्रयान मिशन की भी शुरुआत कर चुका है, जहां इंसानों को समुद्र की गहराई में भेजेगा भारत। जिस तरह से भारत का गगनयान मिशन चल रहा है अंतरिक्ष में भारतीय इंसानों को भेजने के लिए, ठीक उसी तरह से समुद्र के अनंत गहराइयों को नापने के लिए भारत समुद्रयान प्रोजेक्ट को भी शुरू कर चुका है। सरकार ने हालिया राज्यसभा के एक सवाल में इस बात की जानकारी दी। वह देखिए, मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला है। पेट्रोल सस्ता करने के लिए सरकार ने एक झटके में इथेनॉल पर लोगों को बड़ी राहत दी और इथेनॉल पर GST रेट को 18% से घटाकर सीधा 5% कर दिया। और इससे पेट्रोल में मिलाने वाला जो इथेनॉल है वो सस्ता होगा। तो जाहिर सी बात है, ऑल ओवर प्राइस रेशियो पेट्रोल का भी हमें कम देखने को मिलेगा। ये भी भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। वहीं देखिए, आज की एक सबसे बड़ी खबर दोस्तों, अब 21 साल से पहले नहीं हो पाएगी लड़कियों की शादी। मोदी कैबिनेट में इस तरह का प्रस्ताव भी पास हो चुका है और इस नए प्रस्ताव के बाद अब बेटियों की शादी यानी कि लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र जो पहले 18 साल थी उसको 21 साल किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, अभी तक फिलहाल कैबिनेट से इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है। अब इसके बाद सरकार इस कानून में संशोधन करेगी और फिर राज्यसभा और लोकसभा से भी इस कानून को पास होना पड़ेगा। उसके बाद ही ये फाइनल कानून हमारे देश में लागू होगा। लेकिन फिलहाल भी सरकार की तरफ से कैबिनेट की बैठक में इस कानून पर मुहर लगा दी गई है। अब अगली प्रोसेस शुरू हो जाएगी और इस प्रस्ताव में सरकार ने यह प्लान रखा है कि लड़कियों की शादी अब 21 साल से पहले नहीं हो पाएगी। कानून को संशोधन करने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है ना। वहीं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं दोस्तों, अपन हिस्ट्री इतिहास में जाके ना, तो सबसे पहले लड़कियों की शादी की उम्र 12 की गई, फिर 14, फिर 18 और अब 21 करने की तैयारी है। आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार ने क्यों लिया लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने का फैसला और इसके फायदे और नुकसान क्या होंगे और देश के एक्सपर्ट्स का इस पर क्या राय है, क्या मानना है उनका। तो आपको बता दूं, सरकार के इस फैसले की रिपोर्ट में कहा गया कि शादी में देरी का परिवारों, महिलाओं, बच्चों और समाज के लिए सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ता है। शादी की उम्र बढ़ाने से महिलाओं की सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने कई कारणों से शादी की उम्र को बढ़ाने का फैसला किया, जिसमें एक तो लैंगिक समानता भी शामिल है। और सरकार के इस फैसले के बाद कहने का मतलब लड़के की शादी की उम्र भी 21 साल हो जाएगी और लड़की की शादी की उम्र भी 21 साल
साल हो जाएगी, तो ये एक लैंगिक समानता भी रहेगी। इसके अलावा जल्दी शादी और कम उम्र में महिलाओं में प्रेगनेंसी से उसके बच्चे और दोनों के पोषण और संपूर्ण स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है। कम उम्र में शादी का असर शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और महिला सशक्तिकरण पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जल्दी शादी होने से लड़कियों को शिक्षा और आजीविका का अवसर भी नहीं मिल पाता है और इस कदम से बाल विवाह को भी हतोत्साहित किया जा सकेगा। तो इसीलिए सरकार जो है इस तरह का प्रस्ताव लाने की प्लानिंग कर रही है। वैसे दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या गवर्नमेंट की तरफ से जो ये फैसला लिया जा रहा है ये वाकई में सही है या गलत है? अपन एक सर्वे करते हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के ऊपर आपका क्या विचार या राय या मानना है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। वहीं देश की गायनी विशेषज्ञ बोले कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने से प्रेगनेंसी और अबॉर्शन पर भी असर पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, देश में कुछ लोग लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाने को लेकर समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कई संगठन इस बात का विरोध भी कर रहे हैं। कुछ देश के एक्सपर्ट डॉक्टर्स का यह भी मानना है कि मेडिकल टर्म में टीन एज यानी कि 19 साल से कम उम्र की लड़कियां अगर गर्भवती होती हैं तो उसके गर्भावस्था से लेकर प्रसव यानी कि डिलीवरी तक कई तरह की परेशानियां पैदा होने की संभावना ज्यादा होती है और उसमें माता और शिशु के जान जाने का खतरा भी ज्यादा रहता है। वहीं अगर लड़की 21 साल के बाद मैच्योर होने के बाद प्रेग्नेंट होती है तो उसमें सकारात्मकताएं ज्यादा होती है और स्वास्थ्य, हेल्थ, मेंटल हेल्थ सभी पर अच्छा प्रभाव रहता है। वहीं डॉक्टर मित्तल ये भी कहती है कि टीन एज या अर्ली एज में लड़कियों में गर्भपात, अबॉर्शन के मामले भी बढ़ जाते हैं, जबकि 21 के बाद ये आशंका कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑल ओवर जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं सरकार के इस फैसले के पीछे वो भी काफी अच्छे हैं। हालांकि कुछ मीडिया में लोग बाग ये भी मोदी सरकार पर कयास लगा रहे हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पर भड़की महिला सांसद और कहा कि कब किससे शादी करें, कब बच्चा पैदा करें, सब मोदी जी के हाथ में है। तो काफी कुछ बातें चीतें चल रही है। इसी बीच सरकार तो इस फैसले को लेकर तैयारियां कर ही चुकी है। आपकी क्या राय और विचार है इस मुद्दे पर, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और काफी डिटेल में मैंने आपको इस खबर को बता दिया। अब अपन सीधा आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एक तरफ जहां ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के काटे गए हाथ, तो दूसरी ओर पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के श्रमिकों पर बरसाए फूल और उनके साथ भोजन भी किया। वहीं देखिए, हालिया एक स्टडी में बड़ा खुलासा हुआ कि डेल्टा व अन्य वेरिएंट से 70 गुना तेजी से फैलता है ओमिक्रॉन वेरिएंट। वैज्ञानिकों की नई स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है। इसका मतलब ओमिक्रॉन से हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और देश में ओमिक्रॉन के 5 और नए मामले देखे गए और वहीं अब तक भारत में 11 राज्यों तक कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पहुंच चुका है और इस मामलों पर गृह मंत्रालय ने हालातों की समीक्षा भी ली। भारत में अभी ओमिक्रॉन के कुल 78 मामले आंकड़े सामने आ चुके हैं। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। योगी सरकार ने इस तरह का दावा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिकों के नाम पर रखी गई सड़कों और इमारतों के नाम बदले जाए, है ना। तो ये कुछ सिलसिला चल रहा है। और वहीं देखिए, बड़ी खबर आपकी, जस्टिस गनेडी वाला स्थायी जज नहीं बनेगी। हाल ही में इन जज ने स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट वाला एक फैसला दिया था और ये फैसला देने वाली जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से झटका लगा है। इनका प्रमोशन रुक चुका है और अब ये जज साहिबा का विवादित फैसला इनके प्रमोशन के अटकने की वजह बन रहा है। अब ये स्थायी जज नहीं बन पाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने इस तरह का फैसला दिया था कि जब तक स्किन टू स्किन टच नहीं होती है तब तक यौन उत्पीड़न नहीं माना जाता उसको, और इनके इस बयान पर देश में काफी विरोध भी हुआ था। वहीं देखिए, बड़ी खबर, पंजाब में फिर किसान आंदोलन की तैयारी हो रही है। 20 दिसंबर से राज्यव्यापी रेल नाकेबंदी की घोषणा भी किसान भाई लोग कर चुके हैं और टोल प्लाजा पर अभी भी धरना उनका जारी रहेगा। हर टोल साइट पर टोल रेट 5 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए कर दिया गया है। लुधियाना जालंधर रोड पर टोल प्लाजा की दरों को 130 रुपए से बढ़ाकर 135 रुपए कर दिया। और किसान भाई लोगों ने चेतावनी भी दी थी, आपको पता होगा कि सरकार ने अगर टोल टैक्स ज्यादा ही बढ़ाया तो हम वापस से आंदोलन करना शुरू कर देंगे। तो किसान भाई लोग पंजाब राज्य में 20 तारीख से वापस आंदोलन की चेतावनी भी दे चुके हैं। वह देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रमन भल्ला को जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वर्किंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बिहार में हाल ही में सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया था, तो उस बैन को वापस हटा दिया और अब अगले साल 1 जुलाई 2022 तक प्लास्टिक और थर्माकोल की थैलियों का इस्तेमाल लोग बाग कर पाएंगे, तब तक उन पर जुर्माना नहीं लगेगा। सरकार ने अपने प्रतिबंध वाले फैसले को वापस ले लिया है। इससे प्लास्टिक का कारोबार करने वाले व्यवसायियों को बड़ी राहत मिली है। वह देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज की कैबिनेट की बैठक में एक खास प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। पत्थरबाजों की अब खैर नहीं। दरअसल मध्य प्रदेश में अब जो भीड़ के अंदर घुस करके उसके बहाने पत्थर फेंकते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उन लोगों की अब खैर नहीं, क्योंकि एमपी सरकार अब उनके लिए एक सख्त कानून बनाने जा रही है जिसमें सख्त सजा का प्रावधान भी रखा गया। तो ये एक एमपी गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। साथ ही खबर देखिए, एमपी में शिवराज कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया कि मध्य प्रदेश के 17 जिलों के 6117 गाँव में प्रत्येक घर में दिया जाएगा नल कनेक्शन और सरकार ने इसके लिए 9373 करोड़ रुपए की लागत वाली 22 समूह नल जल प्रदाय योजना को मंजूरी भी दे दी है। और सरकार का मकसद है कि साल 2024 तक 100% ग्रामीण परिवारों को नल जल योजना के तहत पीने का साफ पानी नल के जरिए मिल पाएगा। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, रिलायंस जियो ने एक ही दिन में पलट दिया अपने प्लान को और अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। 24 घंटे के अंदर ही 1 रुपए वाले प्लान की वैलिडिटी 29 दिन घटा दी। पहले इस प्लान को जब
लॉन्च किया तब इसकी वैलिडिटी को 30 दिन रखा था 100 MB डेटा, लेकिन अब इस वैलिडिटी को मात्र 1 दिन कर दिया और डेटा भी 90 MB घटा दिया और मात्र 10 MB डेटा कर दिया। यानी कि ₹1 वाले जियो के रिचार्ज प्लान में आपको 1 दिन के लिए 10 MB का डेटा मिलेगा। ये देख सकते हैं किस तरह से डेटा में बदलाव कर दिया एक ही दिन में। वह देखिए ऊर्जा मंत्री की तरफ से ये डेटा आ रहा है कि विद्युत वितरण कंपनियों पर उत्पादन कंपनियों का 1.56 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है और इस असर के चलते ये भी हो सकता है कि नए साल 2022 में बिजली आपको महंगी मिले। वहीं देखिए बड़ी खबर, सीमेंट का उत्पादन बढ़ा लेकिन कच्चे माल पर बढ़ती लागत कंपनियों के मार्जिन पर भी दबाव डालेगी। ICRA की तरफ से ये अपडेट आ रहा है। वह दोस्तों अगले साल आपका हवाई सफर सस्ता हो सकता है क्योंकि अगले साल एक और नई एयरलाइंस कंपनी लॉन्च हो रही है, अकासा, और इसके साथ ही जेट एयरवेज 2.0 भी एविएशन मार्केट में प्राइस वॉर कंपटीशन के चलते देखने को आपको मिल सकता है। वहीं देखिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छी खबर है, 21 दिसंबर को खुलेगा CMS इंफो सिस्टम का IPO। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड भी तय कर दिया, 205 रुपए से लेकर 216 रुपए प्रति शेयर इसका प्राइस बैंड रखा है। वह देखिए दोस्तों हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया कि कुछ दिन साथ रहने का मतलब लिव इन रिलेशनशिप नहीं होता है। एक कपल की याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस तरह का जवाब दिया है। कहने का मतलब लिव इन रिलेशनशिप में भी बस ऐसा नहीं कि 1-1.5 महीना रह गए और हम लिव इन के कपल हैं, ऐसा नहीं मान सकते आप। वहीं देखिए बड़ी खबर, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने FD पर ब्याज दरों को बढ़ाया है। अब आपको पहले से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। हालांकि दोस्तों ये ब्याज दरें भारतीय स्टेट बैंक ने 2 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा के डोमेस्टिक बल्क टर्म डिपोजिट के ऊपर बढ़ाई है। तो इस तरह के प्लान बहुत ही कम ही लोगों के हैं। उन लोगों को अब 0.10% ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं आपको यह भी बता दूं, हाल ही में SBI ने लेंडिंग रेट में भी बढ़ोतरी की थी, जिससे आपकी लोन वगैरह की रेट्स में भी कुछ 0.10% की बढ़ोतरी की थी। मैंने आपको अपडेट बताया था कल इसके बारे में, राइट। वहीं देखिए एक बड़ी उपलब्धि है, राष्ट्रपति कोविंद के गांव परोंक के होनहार अजय को इंग्लैंड की हेडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी का बुलावा आया है। अब वो वहां पर रोबोटिक्स पर रिसर्च करेंगे। ये हमारे भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। साथ ही अपडेट देखिए, श्रीलंका में प्रदर्शित हुआ दुनिया का सबसे बड़ा नीलम, वजन इसका 300 किलोग्राम से भी ज्यादा है। एक तरह का ये रत्न है, नीलम रत्न दुनिया का सबसे बड़ा रत्न है। जिस तरह से डायमंड हीरे वगैरह होते हैं ना, उस तरह से इसकी तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों चुनावी सिलसिले पर खबर आ रही कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव को मिलकर लड़ेंगे अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल। दोनों ने गठबंधन कर लिया है। सपा और प्रसपा में दोनों में आपस में गठबंधन हो गया, यानी कि चाचा भतीजा दोनों एक हो गए हैं। यूपी में 6 साल बाद शिवपाल और अखिलेश यादव का गठबंधन देखने को मिला। दोनों साथ मिलकर लड़े तो 60 से 70 विधानसभा सीटों पर असर पड़ सकता है और इससे बीजेपी वगैरह का चुनाव का खेल भी बिगड़ सकता है। वह देखिए यूपी असेंबली इलेक्शन पर एक खबर ये भी आ रही कि विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेश किया सरकार का नजरिया, विरोधियों पर भी वो जमकर बरसे और इसी हंगामे के बीच योगी सरकार ने अनुपूरक बजट को भी पेश कर दिया। अब यूपी के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी और वृद्धावस्था पेंशन के लिए भी सरकार ने खजाना खोल दिया। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को 4,879 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया योगी सरकार ने राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन, जिसमें एक तो राज्य के लोगों को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया। इसके अलावा इस बजट में किसानों, वृद्धों, दिव्यांगों और नेत्रहीनों को भी तोहफा दिया गया है। वह देखिए 1 जनवरी 2022 से 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगी दिल्ली सरकार। जी हां, 10 साल पुराने डीजल वाहन वाले मालिकों के लिए बुरी खबर है। अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार उन वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने जा रही है। यह दिल्ली में होने जा रहा। हालांकि इन वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC जारी किया जाएगा ताकि अन्य जगहों पर उनका फिर से पंजीकरण किया जा सके, लेकिन दिल्ली में उनको नहीं चलाया जा सकेगा। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए महिला हेल्थ वर्कर के 9,212 पदों पर भर्ती निकली है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यह भर्ती निकाली है और इसके लिए लास्ट डेट है 5 जनवरी 2022। तब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। साइंस के स्टूडेंट हिस्ट्री सब्जेक्ट भी ले सकेंगे। CBSE के जैसे सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा। MP बोर्ड परीक्षाओं में सरकार एग्जाम पैटर्न में इस तरह का भी बदलाव करने जा रही है। ओपन बुक पैटर्न से भी परीक्षा की संभावना तलाशी जा रही है। तो दोस्तों कुछ इस तरह के बड़े बदलाव लागू करने की तैयारी कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। वहीं देखिए BPSC कैंडिडेट्स के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। 67वीं PT में 68 सीटें बढ़ा दी गई हैं। 555 पदों की वैकेंसी को बढ़ाकर अब 794 कर दिया। किन किन डिपार्टमेंट में सीटें बढ़ाएगी इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं और बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। वह देखिए पर्यावरण को बचाने के लिए एक नई पहल, महाराष्ट्र बोर्ड स्कूल में कक्षा 1 से 8वीं तक के कोर्स में शामिल होगा मांझी वसुंधरा पाठ्यक्रम। इसे यूनिसेफ द्वारा विकसित किया गया और इसको अब एजुकेशन सिलेबस में भी शामिल किया जाएगा। वह देखिए छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में 10 रुपए में यूनिफॉर्म मिलेगी। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के गरीब विद्यार्थियों को सरकार 10 रुपए में उनकी ड्रेस यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाएगी। अगले सत्र 2022 से ही इस तरह की व्यवस्था लागू होगी छत्तीसगढ़ में। हरियाणा के TET परीक्षा से पहले पुख्ता तैयारियां हो चुकी हैं। रेवाड़ी में बनाए गए 19 परीक्षा केंद्र, 18 और 19 को एग्जाम होगा। जैमर और CCTV से एग्जाम केंद्रों को जोड़ा जाएगा ताकि पेपर लीक वगैरह की समस्या न आए। वहीं CBSE के 12वीं बोर्ड एग्जाम पर
पर भी अपडेट आ रहा कि 16 से 30 दिसंबर के बीच होने वाली एग्जाम के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। अब आंसर सीट की चेकिंग एग्जाम सेंटर पर नहीं होगी। अब केंद्र अधीक्षक की देखरेख में OMR सीट को पैक व सील लगाकर बोर्ड के रीजनल ऑफिस भेजा जाएगा। इस तरह का भी CBSE बोर्ड ने बदलाव कर दिया। वहीं UPSC के IFS मेन एग्जाम पर खबर आ रही दोस्तों की इसी महीने आयोजित हो सकती है परीक्षा। 27 दिसंबर तक भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं UP SSSC PET मेंस नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। PET स्कोर कार्ड के आधार पर आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल पोर्टल का एड्रेस भी आप देख सकते हैं। ओके, तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल खबरें और कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट्स और सरकार की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, कुछ देश से जुड़े नए नियम मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, अगले 2-3 दिन में पारा गिरेगा, मैदानी इलाकों में भारी बारिश और शीतलहर की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 5 राज्यों में शीतलहर की चेतावनी आ रही है। यूपी, राजस्थान और गुजरात में 48 घंटे में कड़ाके की सर्दी का अनुमान रहेगा, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते मैदानों में ठंड बढ़ेगी। उत्तर भारत में हाड़ कंपाने वाली सर्दी देखने को मिलेगी। अगले 2 दिनों के दौरान शीतलहर के दस्तक के चलते 17 दिसंबर के बाद तापमान में गिरावट आएगी। IMD की तरफ से अपडेट आ रहा। वहीं हिमाचल में भी अगले 3 दिन भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। और इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 17 दिसंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के दक्षिण तट पर कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना है। आंतरिक तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 18 दिसंबर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है, यानी कि ठंड बढ़ेगी इन इलाकों में। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं दोस्तों, सराफा बाजार में सोना चांदी के रेट की बात करें ना, तो सोना 209 रुपए चमका और चांदी की कीमत में 617 रुपए का उछाल देखा गया। और उसके बाद सोने का रेट 47,405 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 617 रुपए की तेजी के साथ 60,179 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट पहुंच चुका। ओके, तो ये रहा आज का गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियों को देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ कोरोना बुलेटिन बता देता हूं। देखिए, यूरोप में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन। ब्रिटेन में एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 78,000 केस मिले। फ्रांस में 65,000 से ज्यादा केस देखे गए। वहीं देखिए, कर्नाटक में 5 और तेलंगाना में 4 नए ओमिक्रॉन संक्रमित केस पाए गए। देश में आज कोरोना के नए वेरिएंट के कुल 14 नए मामले सामने आए। और उसके बाद भारत में अभी कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 86 हो चुकी है देश में। मतलब कोरोना के कुल ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमितों की संख्या 86 हो गई है। IMF चीफ इकोनॉमिस्ट ने एक बड़ी चेतावनी भी दी है कि अगले 1 महीने में ज्यादा खतरनाक हो सकता है ओमिक्रॉन। वह देखिए, मिस यूनिवर्स हरनाथ संधू पर भी ओमिक्रॉन का साया मंडरा रहा। उनके वतन लौटते ही 7 दिन के लिए उनको क्वारंटीन किया गया। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही वो कहीं जा सकेंगी। मिस यूनिवर्स हरनाथ संधू जो कि पंजाब से हैं, हाल ही में इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था, आपको पता होगा। वह देखिए, पिछले 24 घंटों में 5 राज्यों में ओमिक्रॉन के 12 नए मामले सामने आए और उसके बाद 86 टोटल मामले हो चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और गुजरात में एक और नया मरीज देखा गया। अभी ताजा अपडेट आ रहा दोस्तों की देश में 87 मामले टोटल हो चुके हैं। वह देखिए, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल आंकड़ों की बात करें तो 7,974 नए मामले सामने आए, जो कि कल से 14.2% ज्यादा है। जबकि 343 मरीजों ने 24 घंटों में जान गंवाई। ओके, तो ये तो रही कुछ कोरोना बुलेटिन। और अब फटाफट से देश से जुड़ी हेडलाइंस न्यूज खबरें देख लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में 2017 से 2021 के बीच हर साल 37 से 40 आम नागरिकों की हत्या हुई। केंद्र सरकार की तरफ से डेटा आ रहा है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए अपडेट है कि प्रॉपर्टी खरीदी है तो जरा गौर करें। 31 जनवरी तक आपको हर ट्रांजैक्शन की जानकारी देनी होगी। दरअसल सरकारी कर्मचारियों को अपने डिपार्टमेंट को उनके नाम पर जितनी भी चल अचल संपत्ति है ना, उसके बारे में जानकारी देनी होगी। अगर नहीं देंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उनका प्रमोशन वगैरह भी रुक सकता है, ध्यान में रखिएगा। वहीं देखिए, 2022 में लॉन्च होगा यामाहा का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर। ओला बजाज को भी इससे सीधी टक्कर मिलेगी। और ओला स्कूटर पर भी अपडेट आ रहा है कि लॉन्चिंग के 4 महीने बाद 100 ओला ई स्कूटर की डिलीवरी हुई और जनवरी में इसकी बुकिंग भी फिर से शुरू होगी। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में एक साल में तीसरी बार महंगी हो सकती है बिजली। 2022-23 के लिए बिजली कंपनियों की टैरिफ याचिका को सरकार ने मंजूर कर लिया और इसके कारण मध्य प्रदेश में प्रति यूनिट बिजली में 58 पैसे की रेट बढ़ सकती है और इससे आम लोगों को बिजली का फिर से झटका लग सकता है। अच्छा, नागालैंड में हिंसा का विरोध देखिए आप। राष्ट्रीय आयोजनों का बायकॉट करेंगे 5 जिले के आदिवासी लोग। सेना की फायरिंग में जो 14 लोगों की जान गई, उनकी मौतों के खिलाफ प्रदर्शन जारी है अभी भी। वहीं टेक्नोलॉजी पर अपडेट देखिए, अब आप अपने लॉक आईफोन को भी फॉर्मेट कर सकेंगे। एप्पल ने एक नया सिक्योरिटी फीचर जारी किया है और ये नया सिक्योरिटी फीचर iOS 15.2 के अपडेट के साथ मिलेगा आपको, जिसमें जब कोई यूजर कई बार गलत पासवर्ड डालेगा ना, तब आपको लॉक आईफोन में भी आपको आपके फोन को फॉर्मेट करने का ऑप्शन मिलेगा। वहीं देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर खबर है कि किया ने अपनी कोरेंस को लॉन्च कर दिया। ये 3 रो वाली 7 सीटर एसयूवी होगी। 6 एयरबैग से लेस है ये। इसका सीधा कंपटीशन हुंडई की एल्काजार और XUV 700 जो हाल ही में महिंद्रा की लॉन्च हुई, उससे मुकाबला होगा। वहीं देखिए, दिल्ली काठमांडू के बीच 20 महीने बाद फिर से बस सेवा शुरू हो चुकी है। हालांकि प्रति यात्री किराए में 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। भारत और नेपाल के रिश्ते को मजबूत
करने की दिशा में ये एक अच्छा कदम है। कोरोना के चलते इसको बंद कर रखा था तो वापस शुरू कर दिया। अच्छा, वहीं चीन से निपटने को जरूरी, हाल ही में आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने 4 धाम प्रोजेक्ट के लिए हाईवे बनाने की जो मंजूरी दी थी ना, तो वो 4 धाम हाईवे बनने के बाद अब साल भर चारों धाम के दर्शन कर पाएंगे लोग बाग। मतलब चाहे मौसम कोई सा भी हो, सर्दी का हो या बर्फबारी का मौसम हो, उसके बावजूद भी यात्रियों का आना जाना रहेगा। उत्तराखंड में 4 धाम सड़क परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है, जैसा कि अपडेट मैंने आपको बताया था। वहीं देखिए राजस्थान के करीब 4 लाख शिक्षकों को बड़ी सौगात देने जा रही है गहलोत सरकार। टीचर ट्रांसफर पॉलिसी लाने जा रही है और इस पॉलिसी के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर यानी कि तबादले की नीति तैयार होने के बाद भ्रष्टाचार के खत्म होने के आसार जताए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं पंचायत चुनाव के मसले पर फिर सुप्रीम कोर्ट 17 दिसंबर को राज्य सरकार सहित याचिकाकर्ताओं को एक साथ कोर्ट में सुनवाई होगी और देखते हैं कि पंचायत चुनाव पर 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला था। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। वह देखिए हिमाचल के 18 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारकों के लिए एक राहत वाली खबर है। 2 महीने की चीनी यानी कि शक्कर एकमुश्त मिलेगी उनको। इस बार राशन कार्ड धारकों के लिए हिमाचल सरकार ने इस तरह की नई योजना निकाली है। नवंबर दिसंबर का एकमुश्त राशन आपको इसी महीने मिल जाएगा। वहीं फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डेज सेल भी 16 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जो कि 21 दिसंबर को खत्म होगी। अगर आप भी अपने लिए कुछ होम अप्लायंस वगैरह बाय करने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो फ्लिपकार्ट की इस बिग सेविंग डेज सेल में आप कुछ कर सकते हैं बाय वगैरह, है ना। वही देखिए दोस्तों एक बड़ा ही इमोशनल मोमेंट वाला खबर देखिए। आपकी पति को पहली बार देखा तो तिरंगे में लिपटे थे। 13 की उम्र में शादी हुई, गोने से पहले ही पति शहीद हो गए, लेकिन फिर भी इन्होंने दूसरी शादी नहीं की। दरअसल बजरंग सिंह भारत के एक वीर सपूत जिनकी महज 19 साल की उम्र में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वो शहीद हो गए थे। बजरंग सिंह की शादी 13 साल की श्यामवती से हुई थी। शादी के बाद पति पत्नी की मुलाकात कभी नहीं हुई, लेकिन पत्नी ने अपना पत्नी धर्म कितना बखूबी से निभाया कि पति से कभी मुलाकात नहीं हुई, उसके बावजूद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। वाकई में ऐसी वीरांगना को भी सैल्यूट। वहीं जो हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत और उनके साथियों की जान गई थी ना, उस मसले पर ट्राई सर्विस इंक्वायरी अगले 2 सप्ताह में पूरी होने की उम्मीद है और उसके बाद हादसे के सही कारणों का खुलासा होने की भी संभावना है। वहीं देखिए 7 दिन में राजस्थान से दूसरा जवान शहीद हुआ। पत्नी को पहले लगा कि पति मजाक कर रहे हैं, फिर पता चला कि नक्सली हमले में उनकी जान चली गई। हवलदार सुजान सिंह 14 दिसंबर को उड़ीसा के लक्ष्मीपुर कोरापुट इलाके में नक्सली हमले में शहीद हो गए। वहीं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के परिवार को मध्य प्रदेश सरकार 1 करोड़ रुपए की राशि देगी और उनकी प्रतिमा लगाने की भी तैयारी चल रही है। राजस्थान में जो एक नक्सली हमले में शहीद हुआ बीएसएफ का जवान, उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। बड़े बेटे ने मुखाग्नि दी और बोला कि पिता पर गर्व है। उसके बाद पूरे गांव में शोक की लहर देखी गई। ईश्वर इन सब दिव्यात्माओं को, योद्धाओं को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना और अंतिम श्रद्धांजलि है इनके लिए। और इसी के साथ ही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसे कोई 2 देशों के नाम बताइए दोस्तों जहां पर जाने के लिए वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। नेम एनी 2 कंट्रीज वेयर वीजा इज नॉट रिक्वायर्ड टू विजिट फ्रॉम इंडिया। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।